Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट हूँ इजाज़ कादरी और आज एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिस प्रोग्राम इज़ आल्सो रिलेटेड टू आवर कंटिन्यूस सीरियल दैट इज़ ऑन रेगुलेटरी रिजीम इन पाकिस्तान। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग the foreign exchange regulations are the key under the ambit of Foreign Exchange Regulation Act 1947. Then we have another guideline for the prudency of the banking sector issued by the central bank which is called the SBP Prudential Regulations, और commonly आप कहते हैं जी PR की वायलेशन या PR के हम आर्टिकल्स को कोड करते हुए इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट साइड, ट्रेड पॉलिसी आर्डर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जो बाइफरकेशन आएगी हमारे जो डोमेस्टिक कवानीन हैं उनमें से एक स्टेट बैंक से रिलेटेड होगा और एक गवर्नमेंट साइड से। इट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ द सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल इशू the guideline or the policy framework for the import and export and many others transaction related to the foreign exchange operation or the international trade. इसी तरह से जो स्टेट बैंक है जब भी कोई पेमेंट का लेन देन आएगा तो फिर जाहिर है कि हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के देखने हैं। तो जो गवर्नमेंट के लिए कानून है पॉलिसी का वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर। उसका बंच है इंस्ट्रक्शंस का या SROs का या नोटिफिकेशंस का जो इशू होता है अंडर द कॉमर्स पॉलिसी आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द एम्बेट ऑफ जो गवर्निंग लॉ है वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950। और स्टेट बैंक वाली साइड के ऊपर जब हम पेमेंट के लेन देन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारा गवर्निंग लॉ है वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। इसी तरह से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट, बिल ऑफ लेडिंग एक्ट, ये सारे हम ऑनवर्ड्स अपने मुख्तलिफ ब्लॉग्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दैन जो इंटरनेशनल लेग है उसको भी हम डिटेल के साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन सेट ऑफ रूल्स वो पढ़ेंगे जो कि ICC के इशू करदा हैं विद द डॉक्यूमेंटेशन कोड। अदर जो हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं या हम कहते हैं जो कंट्रैक्ट्स हैं जो कि हमें ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, कंट्रैक्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड उसके अंदर जो की कंट्रैक्ट है हमेशा रहेगा सेल कंट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, वो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है। उसके बाद फिर कंट्रैक्ट ऑफ कैरेज है, इंश्योरेंस के कंट्रैक्ट हैं, इंस्पेक्शन से रिलेटेड कंट्रैक्ट हैं, कस्टम क्लियरेंस कंट्रैक्ट्स विद द कस्टम ब्रोकर्स आर द क्लियरिंग एजेंट्स जो कि लाइसेंस होल्डर्स एंटिटी के तौर पे पोर्ट्स एरिया के ऊपर काम करते हैं, कस्टम ब्रोकर कहलाते हैं। देन वी हैव एडिशनल कंट्रैक्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि और भी कई तरह के कंट्रैक्ट हमारी ट्रांजैक्शंस के लिए चाहिए होंगी, जैसे कि हम कहते हैं कि अदर देन दैट कंट्रैक्ट ऑफ कैरेज से अलाइड फिर हम टर्म ऑफ सेल पढ़ते हैं, इसी तरह से डिलीवरी की टर्म्स पढ़ते हैं, जो अलाइड इसके साथ चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें हम LC की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी अदर देन सेल कंट्रैक्ट कुछ कंट्रैक्ट्स हैं जो कि पैरेलल काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल द कंट्रैक्ट बिटवीन द इशूअर आर द ओपनिंग बैंक एंड द एप्लीकेंट आर द इम्पोर्टर, एंड फिर कहा जाता है कि LC itself is a contract between the issuing bank and the beneficiary or the exporter। तो इस तरह से जो अलाइड कंट्रैक्ट्स होंगे उनको भी हम एक एक करके देखेंगे। तो ये जो प्रोसेस फ्लो चार्ट आपके सामने है, इस प्रोसेस फ्लो चार्ट को आप अच्छी तरह से अपने जहन में रखिएगा ताकि ऑनवर्ड्स जो ट्रांजैक्शन है उनको आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर मैंने अभी अर्ज़ किया था गवर्निंग लॉ रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। और फिर इसके एम्बिट के नीचे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल इस वक्त अपडेटेड है 14 मार्च 2020 तक वो अवेलेबल है, जिसके 22 चैप्टर हैं, उनको भी ओवरव्यू करते हैं आगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू ताकि आपको पता चले कि हमारे मैनुअल में टोटल कितने चैप्टर हैं और उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं। और फिर अपडेशन के लिए याद रखिएगा कि जब भी
फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल के किसी पैराग्राफ में कोई चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट आती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल इशू द एफई सर्कुलर्स, ये अमेंडमेंट के लिए है। और इसी तरह से एक और सर्कुलर आता है जिसको हम कहते हैं ईपीडी सर्कुलर लेटर, ये भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, जिसके अंदर रेफरेंस होगा किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, किसी नोटिफिकेशन का, किसी एसआरओ की एक्सप्लेनेशन का। अगर कोई गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम दी है, वो स्टेट बैंक के थ्रू अपने स्टेक होल्डर्स को नोटिफाई करवाई जा रही है, तो उसको आप ईपीडी सर्कुलर लेटर्स के अंदर देखते हैं। जो राइट साइड के ऊपर फ्लो चार्ट का पार्ट है उसके अंदर आप देखते हैं ये गवर्नमेंट की साइड है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 is a key law, and under this we have now the bunch of instructions related to the SROs, notification, gazette notifications। इनको फिर हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर। जो इस वक्त हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर मौजूद है वो 2020 का है, जिसके अंदर फिर आपको बताया जाता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कवानीन पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के लिए कौन कौन से हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट कॉमर्स पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री। देन वी हैव द फीरा 47, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसके कुछ आर्टिकल्स जल्दी से देखते हैं। फीरा को जो डिफाइन किया गया है इस तरह से किया गया है, एन एक्ट टू रेगुलेट द सर्टन पेमेंट्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज एंड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी एंड बुलियंस, whereas it is expedient in the economic and financial interest of Pakistan to provide for the regulation of certain payments dealing in foreign exchange and securities and the import and export of the currency and bullion। तो ये डेफिनेशन है फीरा की। और फिर इसके अंदर हमारे पास 27 आर्टिकल्स हैं कंप्रिहेंसिवली इस डॉक्यूमेंट के अंदर, उनको डिफ़ाइन किया गया है, उनकी तशरीह की गई है, एलेबोरेट किया गया है। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड द कमेंडमेंट इसकी क्या है, देन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरियस टर्म्स, ऑथराइज डीलर कौन होगा, ऑथराइज डीलर की अथॉरिटीज़ क्या हैं, लाइसेंस कैसे मिलता है, ये चीज़ें दी गई हैं। ऑथराइज मनी चेंजर इन फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको बताया गया है 3A के अंदर जो ऐड किया गया था। इसी तरह से अगर किसी ऑथराइज डीलर की अथॉरिटी को कैंसिलेट किया जाता है तो कैंसिलेशन ऑफ द ऑथराइजेशन रिलेटेड टू द मनी चेंजर्स, इनके जो लाइसेंस इशू होते हैं, अगर कोई वायलेशन होती है स्टेट बैंक के सेट पैरामीटर्स की तो जाहिर है कि इनके कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस हो सकती है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको बताया गया है। Restriction on the payment side, blocked accounts, special accounts, restriction on import and export of certain currency and bullions, acquisition by the federal government of foreign exchange, duty of the person entitled to receive foreign exchange etc., and power to regulate the use etc. of the import of the gold and silver। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंप्रीहेंसिव एसआरओ मौजूद है जो आपको ये पॉलिसी देता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ दी गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड। उसको भी इंशाल्लाह किसी अपने अपकमिंग वीलॉग के अंदर हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज़, रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ द बैरियर सिक्योरिटीज़, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कंट्रैक्ट इन एवेजन ऑफ दिस एक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट और उसके रेपरकशंस, पेनलाइजेशन, पेनल्टी और उसके प्रोसीजर्स, ये तमाम आपको स्टेट बैंक के इस मैनुअल, इस स्टेट बैंक से रिलेटेड जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं फीरा की इंस्ट्रक्शंस, वो आपको बताती हैं। इसी तरह से जो हमारा एडजुडिकेशन का प्रोसेस है, जब भी आपकी कोई अमाउंट हमारे एक्सपोर्टर्स की पर्टिकुलरली जब स्टकअप होती है बाहर, जिसको हम ओवरड्यू कहते हैं, तो उसका एडजुडिकेशन प्रोसेस FEAD का डिपार्टमेंट डील करता है। उससे रिलेटेड जो हमारे जुडिशरी फॉर्म होती है, वहाँ पर बेंचेस बनते हैं, वहाँ पर बिल्कुल कोर्ट की तरह से हमारी कोर्ट सेटअप होती हैं जिनको हम एडजुडिकेशन कोर्ट्स कहते हैं। कराची में, लाहौर में, सियालकोट में, इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों के अंदर, फैसलाबाद, मुल्तान, स्टेट बैंक के अंदर ये कोर्ट्स मौजूद होती हैं जो कि ओवरड्यू के केसेस के ऊपर पार्टिकुलरली फोकस करती हैं ताकि रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हर सूरत में मुमकिन बनाया जा सके। उनसे रिलेटेड कुछ ऑथराइजेशंस हैं जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, उनकी पावर क्या है, एडजुडिकेशन ऑफिसर्स जिसको गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करते हैं, उसकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, उसके अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये बताया जाता है। अब इसी तरह से कुछ टर्म्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे लिखा है जी फॉरेन करेंसी,
इट मीन्स द फॉरेन करेंसी मीन्स एनी करेंसी अदर देन द पाकिस्तानी करेंसी, क्योंकि हमने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, तो हम सिंपल कहते थे दैट इज़ टू डील विद द कन्वर्टेबल करेंसीज आर टू डील विद द अदर देन लोकल करेंसी इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक लाइसेंस के थ्रू ऑथोराइज करता है, और जिसको ये फंक्शन ऑथोराइज किए जाते हैं उसको हम फिर ऑथोराइज डीलर कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानकर हैरत होगी कि फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन फीरा के अंदर नहीं मिलती है, ना मैनुअल के अंदर मिलती है, बल्कि ये फॉरेन एक्सचेंज का से रिलेटेड ये अहम तरीन डेफिनेशन आपको SBP एक्ट 1956 में मिलती है, जिसके मुताबिक आपको बताया गया है कि अंडर द क्लास 8 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द SBP एक्ट 1956 any draft, traveler checks, letter of credit and bill of exchange expressed are drawn in foreign currency or in Pakistani currency but payable in any foreign currency. That is the definition of foreign exchange, जो आपको FE या फॉरेक्स के स्टूडेंट के तौर पे आपके जहन में रहनी चाहिए। इसी तरह से फॉरेन सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इसको भी डिफाइन किया गया है। फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स एनी सिक्योरिटी इशूड एल्सवेयर देन इन पाकिस्तान एंड एनी सिक्योरिटी the principal of or the interest on which is payable in any foreign currency or elsewhere than in Pakistan, that is a foreign security. इसी तरह gold को define किया गया है, includes the gold in the form of coins whether the legal tender or not. legal tender जैसे हम कहते हैं पाकिस्तानी करेंसी is a legal tender ऑफ पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ऑथोराइज किया है, आर इन द फॉर्म ऑफ बुलियन आर इंगोट वेदर रिफाइंड और नॉट, यानी रा फॉर्म के अंदर उसकी डेफिनेशंस के अंदर इसको शामिल किया गया है। इसी तरह ऑथोराइज डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज आर्टिकल 3 के अंदर, जैसा कि हमने पहले अर्ज किया था आपको कि इसके अंदर ऑथोराइजेशन किस तरह से दी जाती है, मे ऑथोराइज डीलिंग इन ऑल फॉरेन करेंसी आर मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू दी ऑथोराइजिंग डीलिंग इन स्पेसिफाइड फॉरेन करेंसी। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ऑथोराइज डीलर को कितनी पावर असाइन करता है। मे ऑथोराइज ट्रांजेक्शंस ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन in foreign currency or may be restricted to authorize specific transaction only, may be granted to be effectively for the specified period or within the specified amount। तो ये स्टेट बैंक की अथॉरिटी है, वो कैसे करे। ये वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल का आपके सामने एक स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि 22 चैप्टर हैं। 22 चैप्टर्स के अंदर जो मैंने रेड लाइट किए हैं ये हैं तो सारे ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिनको फोकस किया जाना चाहिए या जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन के स्टूडेंट्स और जो हमारे डीलर्स हैं उनको पता होना चाहिए, वो चैप्टर्स ये हैं। इंट्रोडक्टरी के बाद प्राइवेट फॉरेन करेंसी अकाउंट चैप्टर नंबर 6 है, जिसके अंदर आपके स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स वो सारे बताए गए हैं। कंपनीज और जॉइंट अकाउंट्स, इसी तरह से ऑयल एंड मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पेट्रोकेमिक्स की कंपनीज, इसी तरह से जो हमारे इस वक्त पावर स्टेशन लगते हैं यहाँ पे उनके IPPs के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो आपको सारे बताए गए हैं, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अल्टीमेटली द 12th चैप्टर इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, देन 13 import, 14 commercial remittance, 15 insurance business, 16 private remittances and 17 travel. Then 19 chapter is equally important, loan, overdue and the guarantee से related हमारी transaction जो हैं वो chapter number 19 foreign exchange manual 2020 में इसका जिक्र किया गया है और डिटेल के साथ बताया गया है। बहुत सारे चैप्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिवाइज किए हैं, जिनकी इंस्ट्रक्शन को जानना आपके लिए ज़रूरी है विज़ावी द FE सर्कुलर्स। इसी तरह से लास्ट चैप्टर इज़ इक्वली एंड एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी है, रिटर्न ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन अंडर दी ITRS सिस्टम जो हम अडॉप्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम, उसके तहत तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा वेयर हाउस और FEOD को रूट की जाती हैं फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्टिविटीज़ इन द सेंट्रल बैंक। इसी तरह से जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, दैट इज़ द सेकंड लेग इन द लोकल और द डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिजीम इन पाकिस्तान, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950। इसके अंदर भी वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन आपको मिलती हैं, जिनके अंदर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर शामिल हैं,
federal, provincial and local government and such public sector agencies which have been allocated foreign exchange by the Ministry of Finance for the following purposes. Actual users आते हैं, recipient of gifts आते हैं, those covered by the personal baggage and the transfer of resident scheme जो कि हमारी custom authorities के तहत उसको elaborate भी किया गया है. Then we have the diplomatic missions. डिप्लोमेटिक मिशन जितने काम करते हैं आपको पता है कि उनके लिए एक स्पेशल प्रिविलेज एक्ट भी मौजूद होता है. अंडर द प्रिविलेज एक्ट 1972 इनके कुछ पर्क्स हैं जो स्पेशलाइज इनके लिए एलोकेशन की जाती हैं. डिप्लोमेटिक बाउंडेड वेयर हाउस के थ्रू इनको सस्ती इंपोर्ट करके दी जाती है. इसके अलावा भी इनके बहुत सारे और पर्क्स होते हैं. Then diplomatic missions and those exempted in term of para 10 of the registration import and exporter order 1993 जिसमें elaborate करके आपको बताया गया है. यहाँ पर बताया गया है definitions of the chief controller कौन होगा, custom collector कौन होता है, import और export का मतलब क्या है, means respectively bringing into and taking out of the provisions are the provinces by sea, land or air. It means that whenever any legitimate are allowable product will be enter in our jurisdiction, it means we are talking about import and vice versa, export will be there. Keeping in view the import export policy जो करंट होगी उसको देखते हुए एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को सेटल किया जाता है और उसके लिए फिर हमारे पास इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 22 मौजूद है. इसी तरह से एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 22 मौजूद है जिसके अंदर आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शन मिलती हैं. इंपोर्ट री इम्पोर्ट की, री एक्सपोर्ट की, री इम्पोर्ट कम री एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस, कैन्फिसिकेटेड कार्गोज, देन द फ्रस्ट्रेटेड कार्गोज और बैन आइटम की लिस्ट, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, कोटा रिजीम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन मौजूद हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इस पॉलिसी ऑर्डर का पार्ट होती हैं. इनको हम सेपरेटली अपने अपकमिंग वीलॉग्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. आज आपने ये बेसिक और फंडामेंटल रिलेटेड टू द टू इम्पॉर्टेंट लेग दैट इज़ रिलेटेड टू द डोमेस्टिक ट्रेड इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है. इंशाल्लाह हम बाकी अपने अपकमिंग वीलॉग्स के अंदर किसी एक और टॉपिक रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन और द इंटरनेशनल ट्रेड लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा. आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा. अपने दोस्तों को इनवाइट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर मुतला करें. आप अपने रिमार्क्स लिख सकते हैं. आपको कोई अगर इशू है, किसी ट्रांजैक्शंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप यहाँ मुझे लिख सकते हैं और इंशाल्लाह उनको हम एक सेपरेट वीलॉग में जो आपकी फ़ीडबैक आती है, जो आपको प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट होगा आपको सीखने के लिए. सो नाइस ऑफ यू. सी यू अगेन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीलॉग. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.